लव ऑफ बेस्टीज एपिसोड 1 30 दिन का टॉर्चर। एक महीने बाद मुंबई एयरपोर्ट। इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर एक लड़की अपने ब्लू ड्रेस में और अपना लगेज लिए और गोद में एक छोटी सी बच्ची लिए खड़ी थी। वो छोटी सी बच्ची काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसने उसके सिर पर एक छोटा सा हेड पहन रखा था और इस वक्त वो टुकुर टुकुर चारों तरफ देख रही थी। वो लड़की भी चारों तरफ देखकर खुद से बोली, फाइनली 2 साल बाद मैं इंडिया वापस आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से इंडिया वापस आऊंगी। इन सब के बीच में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उन सब को सोचकर मैं अब बस इतना चाहती हूँ कि जिस किसी ने भी मेरे साथ गलत किया है, मैं उन सब से उनका बदला लूं। ये कहते हुए अमानत, जिसने पीहू को अपनी गोद में रख रखा था, वो अपना लगेज लेकर सीधे बाहर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही बाहर पहुंची, सामने ही राव्या खड़ी थी। राव्या अमानत को देखते ही मुस्कुराकर बोली, अमानत फाइनली तुम इंडिया ही आ ही गई। ये कहकर वो आगे बढ़ी और अमानत को हक कर ली। अमानत ने भी मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली मैं इंडिया वापस आ चुकी हूँ। तभी राव्या ने पीहू को प्यार से देखा। पीहू थोड़ी नींद में लग रही थी, जिस वजह से वो बार बार इधर से उधर अपना सिर घुमा रही थी। उसे देखकर राव्या ने अपना हाथ प्यार से आगे बढ़ाया और बोली, पीहू बेबी अपनी मासी की गोद में आओ, देखो आपकी मासी आपको बुला रही है। पीहू राव्या की आवाज सुनकर उसे टुकुर टुकुर देखने लगी और फिर तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर अमानत के सीने में चिपक गई। उसके इस हरकत को देखकर अमानत हल्के से मुस्कुरा दी। तो वही राव्या का मुंह बन गया। उसने चिढ़कर कहा, ये मेरे गोद में क्यों नहीं आ रही है? क्या तुमने इसे बताया नहीं कि मैं इसकी मासी हूं? हमारी तो वीडियो कॉल पर बात होती थी ना, तब तो ये मुझसे बात करती थी, अभी सामने से ये मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? अमानत ने मुस्कुराकर कहा, तुम फिक्र मत करो, कुछ दिन तक ये तुम्हारे साथ रहेगी तो पहचान जाएगी। अभी ये तुमसे पहली बार फेस टू फेस मिल रही है, इसलिए ऐसा कर रही है। ये सुनकर फिर राव्या ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अब चलो हम घर चलते हैं, मैंने पीहू बेबी के लिए उसकी मनपसंद खीर बनाई है। ये सुनकर अमानत मुस्कुरा दी और फिर ड्राइवर कार में सामान रखने लगा। अमानत कार में राव्या के साथ बैठ गई। कार में बैठते ही राव्या ने कुछ सोचकर कहा, अमानत तुम यहाँ कैसे पहुंची? और तुमने अचानक से फैसला क्यों ले लिया कि तुम अब इंडिया आओगी? इसके जवाब में अमानत ने कहा, क्योंकि मैं वहां बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, मुझे बस अपनी बेटी को लेकर सबसे दूर जाना था, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं भागूंगी नहीं। 2 साल पहले जिसने भी मेरी जान लेने की कोशिश की थी, अब मैं इंडिया में रहकर उसका पता लगाऊंगी। तभी राव्या उसके गोद में मौजूद पीहू को देखकर बोली, लेकिन इन सब में पीहू का क्या होगा? और अगर मिस्टर विध्वंस को पता चला कि पीहू उनकी बेटी है, तब क्या तुमने सोचा है कि क्या होगा? ये सुनते अमानत ने गुस्से के साथ कहा, उन्हें पहले ही पता चल चुका है और मैं उन्हीं से ही भागकर यहाँ पर आई हूँ। ये सुनते ही राव्या शॉक्ड हो गई और शोक होकर बोली, वॉट, ये तुम क्या कह रही हो? आर यू सीरियस? कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? इसके जवाब में अमानत ने गुस्से के साथ कहा, नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने तुमसे ये बात नहीं बताई, लेकिन इन 1 महीना से मैं मिस्टर विध्वंस की कैद में थी। उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को अपने घर में कैद कर रखा था। वहां मैं बहुत मुश्किल से रह रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग निकली और मैं डायरेक्ट इंडिया आ गई। मुझे पता है कि वो मुझे आसानी से इंडिया में ढूंढ लेंगे, लेकिन जितने दिन मुझसे हो सकेगा मैं इतने दिन उनसे जरूर छुपूंगी और अपने कातिलों का पता लगाऊंगी, और मुझे पता इन सब में तुम मेरी हेल्प जरूर करोगी। ये सारी बातें सुनकर राव्या बहुत ज्यादा हैरान थी, लेकिन उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ जरूर, मैं सब में तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और जहां बात रही कि विध्वंस धनराजगीर के पता होने की, तो मुझे इतना तो अच्छे से पता है कि वो बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या उन्होंने तुमसे एक बार भी कहा कि वो अपनी बेटी को एक्सेप्ट करेंगे? और साथ में तुम्हें भी? क्या उन्होंने तुमसे माफी मांगने की कोशिश की? क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने ही तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, तो क्या उन्होंने रिग्रेट दिखाए? ये सारी बातें सुनकर अमानत ने गुस्से के साथ कहा, यही तो प्रॉब्लम है उनकी, उन्हें कभी अपनी गलती समझ ही नहीं आती। मैंने कहा कि उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की और वो कहते हैं कि ये झूठ है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि ये सच नहीं है। मुझे अच्छे से पता है उन्होंने ही ये सब कुछ किया था, और ये बात मैं यहाँ रहकर प्रूफ करूंगी और ये भी पता लगाऊंगी कि उनके साथ कौन कौन इस प्लान में शामिल था, और सबको सजा दिलवाऊंगी। क्योंकि अब डर कर जीना नहीं है, अब सबका खुलकर सामना करना है।
उसकी ये सारी बातें सुनकर राव्या ने कहा, मुझे तो समझ नहीं आता विध्वंस धनराजगीर जब तुम्हारे पीछे 2 साल पहले पागलों की तरह पड़ा हुआ था तो फिर वो अचानक से तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करने लगा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट उससे तुम्हारी जान तो नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी और यहाँ तो मेरे डैड भी है और तुम्हारे खुद के डैड है। तुम्हें नहीं पता पर तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत मिस करते हैं। वो तो तुम्हारी याद में बिल्कुल पागल हो चुके हैं। उन्होंने कंपनी जाना भी छोड़ दिया, पूरा बिजनेस अब अभिराज संभालता है। वो सिर्फ तुम्हारी याद में घर में पड़े रहते हैं। मुझे तो उन्हें देखकर बहुत बुरा लगता है और दिल करता है कि मैं उनसे तुम्हारी सच्चाई बता दूं, लेकिन तुमने अभी मना कर रखा है। लेकिन अब जब तुम इंडिया में हो तो तुम क्या अपने डैड से मिलने जाओगी। अपने डैड की ऐसी हालत को सुनकर अमानत को काफी बुरा लगा। उसने पीहू के बालों को सहलाते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे उनसे एक बार मिलने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अब जब मैं सब कुछ खुलकर कर रही हूं तो मैं उनसे नहीं छुप सकती। मुझे पता है कि डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस विराज की वजह से उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। लेकिन अब अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो वो जरूर मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरा साथ भी देंगे, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं कल ही डैड से मिलने जाऊंगी। ये सुनते ही राव्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने फिर गहरी सांस लेकर कहा, अब सब कुछ सेट है, तुम भी इंडिया में हो और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा रही हो, लेकिन एक स्पेशल चीज हुई है हमारे पास। हमारी ये छोटी सी खरगोश आ गई है। ये कितनी ज्यादा क्यूट है। सच कहूं तो बिल्कुल अपने डैड की तरह दिखती है। मोस्टली इसकी आंखें जो बिल्कुल मिस्टर विध्वंस की तरह है, तभी ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी ये बात सुनते ही अमानत की भौहें तन गई। उसने गुस्से के साथ कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? और मेरी बेटी मेरी तरह है, मिस्टर विध्वंस की तरह नहीं, इसलिए मेरी बेटी को उनसे कंपेयर करना बंद कर दो। अंडरस्को। ये सुनकर राव्या ने फिर जल्दी से कहा, ओके ओके, आई एम सॉरी। मुझे तो जो सच लगा मैंने वही कहा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर बिना बताए इंडिया चली आई तो वहां पर मिस्टर विध्वंस तुम्हारी याद में पागल हो गए होंगे और तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम मिलो तो वो वापस से तुम्हें कैद कर ले और फिर कभी तुम्हें अपनी कैसे जाने ना दे। राव्या की ये सारी बातें सुनकर अमानत के दिमाग में फिर से वही सब कुछ आने लगा। इन 1 महीना की कैद से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उन सब को सोचकर उसने गुस्से के साथ कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मैं उनकी कैद में नहीं आऊंगी, क्योंकि अब मैं अपने डैड से सब कुछ बता दूंगी और मेरे डैड जरूर मेरी हेल्प करेंगे। ये सारी बातें सुनकर फिर राव्या चुप हो गई। कुछ देर में कार राव्या के छोटे से अपार्टमेंट के बाहर रुकी। अमानत पीहू को लेकर और राव्या उसके लगेज को लेकर सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। एपिसोड 2, डैडी मिसेस यू। इधर दूसरी तरफ लॉस एंजलिस विला में कांच का टेबल जोर से टूट गया। कांच पूरा जमीन पर बिखर गया और विध्वंस गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम मुझे छोड़कर नहीं भाग सकती। तुम मुझे दोबारा से धोखा नहीं दे सकती। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह मुझे छोड़कर जाओगी और मैं सिर्फ तुम्हें जाते हुए देखता रहूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि इस बार की कैद जिंदगी भर की कैद होगी तुम्हारे लिए। यू जस्ट वेट एंड वॉच। तुमने इस टॉम एंड जेरी के खेल को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है, लेकिन अब इस खेल को मैं असली टॉम एंड जेरी का खेल बनाऊंगा, जिसमें तुम मेरी कैदी होगी। अपने हाथ में शराब की बोतल पकड़े नशीली आवाज में जोर जोर से शैतान की तरह हंसने लगा। उसकी आंखें बेहद लाल थी, जिसमें गुस्सा भरा हुआ था, और वो उस शराब की बोतल का आखिरी घूंट पीकर उसे भी वही तोड़ दिया और गुस्से के साथ गुर्राया, सिर्फ 7 दिन है तुम्हारे पास, क्योंकि इन 7 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारी रूह 7 जन्मों तक विध्वंस धनराज करके कैद में कैद होने वाली है। ये कहते हुए विध्वंस एक बार फिर से शैतानी तरीके से हंसने लगा। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त हो चला था। इस वक्त अमानत पीहू को फीड कर कर सुला चुकी थी। पीहू के हाथ में एक डॉल थी जिसे वो अपने आप से दूर नहीं कर रही थी, और उस डॉल को देखकर अमानत ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर विध्वंस की दी हुई डॉल को ये सारी रास्ते अपने सीने से लगाए हुई थे। इसने एक बार भी इस डॉल को खुद से दूर नहीं किया। पता नहीं क्या खास है इस डॉल में, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। अंडरस्को। ये कहते हुए उसने गुस्से के साथ पीहू के हाथ से उस डॉल को लेना चाहा, लेकिन पीहू के छोटे छोटे हाथ उस डॉल को बहुत कसकर पकड़े हुए थे, जैसे वो अपने डैडी के फर्स्ट गिफ्ट को किसी को देना ही नहीं चाहती थी। पीहू ने एक बार भी उस डॉल को नहीं छोड़ा, जिसे देखकर अमानत ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, बेटा अब आप सो रही हो, एटलीस्ट अब तो आप डॉल को छोड़ दो। अब आप उसे भी सोने दो। लेकिन पीहू ने कुछ नहीं कहा और उससे वो अपने सीने से लगाकर गहरी नींद में चली गई।
ये देखकर अमानत फिर से गुस्सा हो गई, लेकिन तभी पीछे से राव्या आते हुए बोली, अमानत रहने दो ना, वो उस डॉल को जब नहीं देना चाहती तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो। इसके जवाब में अमानत में गुस्से के साथ कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के पास मिस्टर विध्वंस की दी हुई कोई भी चीज हो। ये सुनकर राव्या पीहू के पास आए और उसने देखा कि पीहू ने उस डॉल को अपने सीने से लगाया हुआ था, जिसे देखकर राव्या कुछ सोच में पड़ गई और बोली, अमानत क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद तुम्हें पीहू को और मिस्टर विध्वंस को एक दूसरे से दूर नहीं करना चाहिए। जहां तक मैं देख रही हूं पीहू कहीं ना कहीं अपने डैडी को मिस कर रही है। उसने अभी तक उस डॉल को खुद से दूर नहीं किया क्योंकि उसे मिस्टर विध्वंस ने दिया था, और वो जब से यहाँ आए हैं बहुत चुप चुप है, जबकि तुम मुझे बताती थी कि वो कभी चुप रहती ही नहीं थी। वो कुछ ना कुछ हमेशा बड़बड़ाती ही रहती थी, पर उसने यहाँ कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं क्यों पर मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। उसने जब ये सब कुछ कहा तो अचानक से अमानत को भी कुछ एहसास हुआ और उसने कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, लेकिन सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मिस्टर विध्वंस एक अच्छे इंसान नहीं है। सबसे पहली बात तो वो एक गैम्बलिंग दुनिया के किंग है, अंडरवर्ल्ड से उनका लेना देना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपने अंडरवर्ल्ड डैड के करीब रहकर बड़ी हो। मैं नहीं चाहती कि मिस्टर विध्वंस की गलत परछाई मेरी बेटी पर पड़े, इसलिए मैं उसे अपने साथ रखूंगी। कुछ दिन वो शायद मिस्टर विध्वंस को मिस करे, लेकिन बहुत जल्द वो उन्हें भूल जाएगी। तभी उन दोनों के कान में पीहू के कुछ बड़बड़ाने की आवाज गई, जिसे सुनकर एक पल के लिए वो दोनों कुछ समझ नहीं पाए। तभी अमानत ने धीरे से कहा, शायद इसे भूख लगी होगी क्योंकि ये नींद में अधिकतर ऐसे ही बड़बड़ाती है। लेकिन तभी राव्या ने कहा, नहीं, शायद कुछ और ही बड़बड़ा रही है। ये कहकर वो नीचे झुकी और पीहू की आवाज सुनाने लगी, और उसने जो सुनो वो सुनकर वो शॉक हो गई। अमानत ने उसे नासमझी में देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या कह रही है वो। इसके जवाब में राव्या ने कहा, वो पापा बुला रही है। उसने प शब्द बोला और फिर डा शब्द भी बोल रही है। उसकी ये बात सुनकर अब अमानत हैरान थी, लेकिन दूसरे पल उसने गुस्से के साथ कहा, ये लड़की भी ना, अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं इस मिस्टर विध्वंस से दूर हुए, अभी से ही ये उनके रंग में रंग गई। मैं इससे फिर से अपने आप में ढाल दूंगी, जैसे पहले ये मेरे साथ रहती थी बिल्कुल वैसे ही अभी रहेगी। हमें इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम भी जाओ, अब सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगी क्योंकि कल मुझे डैड से भी मिलने जाना है। उसकी ये सारी बातें सुनकर राव्या ने फिर अपना सर हिला दिया। वो उससे दूर हो गई और बाहर जाते हुए बोली, कल जब अंकल तुम्हें देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे, कहीं उन्हें सदमा ना लग जाए, और जब वो अपनी बेटी की छोटी सी बेटी को देखेंगे तब तो वो और भी ज्यादा शॉक होंगे। मैं तो कल उनका रिएक्शन देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर अमानत भी हल्के से मुस्कुरा दी और फिर राव्या वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अमानत पीहू को अपने सीने से लगा ली और उसके बालों पर किस करते हुए बोली, बहुत जल्द मैं आपके जहां से मिस्टर विध्वंस की यादें मिटा दूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ये कहते हुए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अब कुछ ही देर में नींद में चली गई। अगली सुबह सुबह अमानत की नींद पीहू के जोर जोर से रोने से खुली। नींद खुलते ही अमानत जल्दी से चौंक कर बैठ गई। इस वक्त पीहू अपने डॉल को अपने सीने से लगाए अपने एक हाथ से अपने चेहरे को ढके जोर जोर से रोए जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख अमानत ने जल्दबाजी के साथ कहा, बेटा क्या हुआ, आप ठीक तो हो, आप ऐसे रो क्यों रही हो। पीहू बस लगातार ही रोए जा रही थी। अमानत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से ऐसे क्यों रो रही थी। तभी उसे याद आया। उसने जल्दीबाजी के साथ कहा, ओ तो आपको भूख लगी है, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, आप प्लीज रोना बंद करो, ठीक है। ये कर उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे जल्दी से चुप करने की कोशिश करने लगी, और फिर वो उसे लेकर बाहर चली गई। कुछ ही देर में वो किचन में आई। उसने उसके लिए मिल्क शेक बनाए। मिल्क शेक पीहू का फेवरेट था। मिल्क शेक मिलते ही वो बहुत जल्दी चुप हो जाती थी, इसलिए अमानत ने उसे शांत करने के लिए सबसे पहले मिल्क शेक ही बनाया। उसने उसे मिल्क शेक दिया, लेकिन मिल्क शेक से उसने अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर अब अमानत हैरान थी और उसने हैरानी के साथ कहा, बच्चे व्हाट हैपेंड, आपको तो ये पसंद है ना, आप इसे क्यों नहीं पी रहे हो, क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों रो रहे हो, आप तो मम्मा को टेंशन दे रहे हो। लेकिन पीहू अभी भी जोर जोर से रोए जा रही थी। वो तो चुप होने का नाम ही नहीं दे रही थी। अमानत अब बहुत परेशान हो गई। तभी अपने कमरे से राव्या बाहर आते हुए बोली, व्हाट हैपेंड अमानत, क्यों रुला रही हो तुम मेरी पीहू को। वो बेचारी इतनी छोटी है अभी और ऊपर से इतनी क्यूट है, और तुम हो कि उसे जब देखो तब रुलाती रहती हो। क्या हुआ मेरी पीहू को।
राव्या पीहू के पास आए और प्यार से उसके गालों को सहलाने लगी, लेकिन पीहू के छोटे से गाल और छोटी सी नाक दोनों ही रो रो कर लाल हो गई थी। वो चुप नहीं हो रही थी, जिसे देखकर अमानत ने कहा, मैं इसे नहीं रुला रही हूँ क्योंकि मैं इसे चुप करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये कि चुप नहीं हो रही है। इससे पहले जब भी रोती थी तो मैं इस मिल्क शेक देती थी, तभी चुप हो जाती थी, पर अब देखो ना, ये मिल्क शेक भी नहीं पी रही है और ना चुप हो रही है, कहीं इसकी तबीयत तो नहीं खराब है। ये कहते हुए अमानत ने जल्दी से उसके टेम्परेचर को चेक किया। उसका टेम्परेचर हल्का गर्म था, जिसे देखकर राव्या ने कहा, इसे तो शायद हल्का फीवर है, पर अचानक से फीवर कैसे हो गया? इसीलिए शायद ये चुप नहीं हो रही है। अगर ऐसे ही चला रहा तो ये कमजोर हो जाएगी। बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी, अगर पीहू को हल्की चीख भी आती थी तो वो बहुत परेशान हो जाती थी। उसने पीहू को तुरंत अपने सीने से लगा लिया और बोली, बेबी आप पहले चुप हो जाओ, मम्मा आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, आपका ये फीवर छूमंतर हो जाएगा। लेकिन अभी भी पीहू रोए जा रही थी, वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी। अब अमानत बहुत ज्यादा परेशान हो गई, उसने हर तरह से कोशिश कर लिया था पीहू को चुप करने की, राव्या को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने कुछ सोचकर कहा, अमानत कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपने डैडी को मिस कर रही हो, इसीलिए इसे फीवर भी हो गया है और इसीलिए कि रो रही है। जैसे ही अमानत ने ये सुनो, एक पल के लिए हैरान रह गई और हैरानी से पीहू को देखने लगी। एपिसोड 3 अनकंडीशनल लव। अब आगे। जैसे ही अमानत ने राव्या के मुंह से ये बात सुनी, वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। दूसरी पल उसने गुस्से के साथ कहा, राव्या तुमने फिर से मिस्टर विध्वंस का जिक्र किया। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उनका जिक्र नहीं करोगी, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी बेटी उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही है, इसलिए बेवजह की बातें मत करो। ये कहकर वो पीहू को अपने गोद में उठाए और दूध की बोतल लेकर सीधे कमरे की तरफ चली गई। इधर राव्या उसकी सारी बातें सुन और उसे इस तरह से चाहते देख खुद से बोली, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो बस वही कहा जो सच है। क्या अमानत को दिखाई नहीं दे रहा कि उसकी बेटी इस वक्त अपने डैडी को कितना ज्यादा मिस कर रही है? कोई भी बेवकूफ इंसान भी पीहू को देखकर बता सकता है कि वो इस वक्त इतनी चुप क्यों है, क्योंकि वो अपने डैडी को मिस कर रही है। लेकिन अमानत तो शायद मेरी बात समझने के लिए तैयारी नहीं है। कोई बात नहीं, अब मैं भी इसके बारे में नहीं कहूंगी। ये कहते हुए वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर कमरे में अमानत ने बहुत ही मुश्किल से पीहू को सुलाया था और इस वक्त पीहू गहरी नींद में सो रही थी। उसे सोते देख अमानत ने खुद से कहा, राव्या कुछ भी बकवास करती है, मेरी बेटी मिस्टर विध्वंस को मिस कर ही नहीं सकती। वो तो अभी कितनी छोटी है, उसे तो मिस्टर विध्वंस अब याद भी नहीं होंगे, उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मा याद है। लेकिन तभी उसके कानों में पीहू के बड़बड़ाने की आवाज गई, जिसे सुनते ही एक बार फिर से अमानत के भाव बदल गए। पीहू एक बार फिर से डैडी शब्द बोल रही थी, जिसे सुनकर अमानत ने गुस्से के साथ कहा, क्यों? आखिर क्यों? मेरी बेटी क्यों उस इंसान का नाम बुला रही है? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी को उस इंसान के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, तो फिर आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, इस तरह से तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी और अभी मुझे इसे संभालना बेहद जरूरी है। ये सब कहते हुए उसने प्यार से उसका चेहरा सहलाया और बोली, बेबी आप फिक्र मत करो, मामा बहुत जल्द आपको आपके डैडी से मिलवाने ले जाएगी। हालांकि उसने ये कह दिया था, पर वैसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। उसने मन ही मन दांत पीसकर कहा, अभी फिलहाल के लिए मुझे अगर पीहू को ठीक देखना है तो मुझे ऐसे झूठ बोलते होंगे, वरना मुसीबत हो जाएगी। ये कहते हुए उसने पीहू को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और वहां से वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई तो राव्या ने उसके चेहरे को घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम परेशान हो? ये सुनकर अमानत ने अपने चेहरे को सहलाते हुए कहा, जब मैं ज्यादा स्ट्रेस लेती हूँ तो मेरा फेस लाल क्यों हो जाता है? राव्या ने कहा, ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी तुम्हारे फेस के साथ यही हाल होता था। इस वक्त अमानत का चेहरा लाल था और वो कभी समझ ही नहीं पाई थी उसका चेहरा अचानक से लाल क्यों हो जाता था। शायद वो ज्यादा स्ट्रेस लेती थी इस वजह से। लेकिन तभी राव्या ने कहा, ये सब कुछ छोड़ो, मैंने अभी अभी प्रणय अंकल से बात की। मैंने उन्हें अभी तक बताया नहीं है, लेकिन ये जरूर बता दिया है कि आज मैं वहां आने वाली हूँ। वो शाम तक बिजनेस ट्रिप पर चले जाएंगे, जो कि आउट ऑफ कंट्री है, इसलिए हमें अभी के अभी जाकर उनसे मिल लेना चाहिए, वरना शायद तुम उनसे वापस मिल नहीं पाओगी। उसकी ये बात सुनते ही अमानत ने तुरंत कहा, मैं अभी के अभी अपने डैडी से मिलने जा रही हूँ। ये कहकर वो कमरे में चली गई। लेकिन तभी राव्या ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन अमानत, पीहू का क्या होगा? क्या तुम पीहू को अपने साथ लेकर नहीं जाओगी?
इसके जवाब में अमानत ने कहा, नहीं, अभी के लिए तो मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ डैड से मिलना है। मैं कल दूसरे दिन जाकर पीहू को उसके नानू से मिला दूंगी। उसकी ये बात सुनकर राव्या ने फिर अपना सर हिला दिया, जिसके बाद अमानत वहां से अकेले ही बाहर निकल गई। राव्या पीहू को संभालने वाली थी, इसलिए वो उसके साथ नहीं गई थी। इधर अमानत वहां से सीधे मल्होत्रा हाउस के लिए निकल गई। कुछ ही देर में उसकी टैक्सी मल्होत्रा हाउस के बाहर रुकी। अमानत अपनी टैक्सी से बाहर निकली तो वो घर को देखने लगी। उस घर को देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई, क्योंकि वो घर था जहां पर वो पैदा हुई, जहां पर उसका बचपन बीता और जहां पर वो बड़ी हुई और जहां से उसकी शादी हुई, और एक तरह से यही से उसकी बर्बादी की भी शुरुआत हुई। वो अपने घर को देखकर इमोशनल हो गई थी और खुद से बोली, जब मैं 2 साल पहले यहाँ से गई थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस इस जगह पर आऊंगी, लेकिन मैं एक बार फिर से अपनी इस जगह पर जहाँ आ गई जहाँ से इन सब की शुरुआत की थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। इस बार मैं खुद भी अलग हूँ। ये कहते हुए वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर जैसे ही गेट पर खड़े गार्ड ने अमानत को देखा, वो गार्ड तो बिल्कुल शॉक थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भूत देख रहे हो। वो तुरंत डरते हुए दूसरे से बोले, ये अमानत मैडम है ना? क्या मैं सही देख रहा हूँ? इसके जवाब में दूसरे गार्ड ने कहा, हाँ, मैं भी बिल्कुल सही देखता हूँ, ये अमानत मैडम ही है, लेकिन ये तो जिंदा है। हमें जल्द से जल्द बहुत इन्फॉर्म करना होगा। ये कहते हुए वो तुरंत अंदर की तरफ बढ़ गया और इधर अमानत चुपचाप चारों तरफ देखकर अंदर जा रही थी। 2 सालों में बहुत कुछ चेंज हो गया था, सारे एम्प्लॉइज भी चेंज हो गए, और ये सब कुछ देखकर अमानत ने हल्की स्माइल के साथ कहा, यहाँ के अभी कुछ गार्ड चेंज हो गए हैं, इसलिए वो मुझे ठीक से पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर रहने लगूंगी तो आप सब मुझे पहचान जाएंगे। ये सारी बातें कहते हुए अमानत अंदर की तरफ निकल गई। वो अंदर जब पहुंची तो उसने देखा अंदर पहले से ही प्रणय सोफे पर बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे थे और उनके साथ उनका असिस्टेंट बैठा हुआ था। दूर बेल की आवाज करने से प्रणय को अजीब सा एहसास हुआ और प्रणय ने खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। तभी असिस्टेंट ने कहा, बॉस, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इसके जवाब में प्रणय ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि जैसे कुछ तो होने वाला है, शायद अच्छा होने वाला है। ये सुनकर असिस्टेंट अभी कुछ कह पाता उससे पहले एक बार फिर से डोरबेल बजी। वापस डोरबेल की आवाज से प्रणय ने कहा, इस वक्त कौन आया होगा? तभी असिस्टेंट ने कहा, मैं अभी देख कर आता हूं। जिसके बाद असिस्टेंट सीधे गेट की तरफ बढ़ गया। इधर प्रणय भी गेट की तरफ देख रहा था। इधर असिस्टेंट ने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने खड़ी अमानत को देखकर वो दंग रह गया। उसे एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो तुरंत अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, आप वापस आ गई। प्रणय इधर उधर की तरह देख रहे थे, लेकिन उन्हें अमानत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उन्होंने जैसे ही असिस्टेंट के मुंह से अमानत शब्द सुना, वो एक पल के लिए दंग रह गए। दूसरी पल वो अपनी जगह से उठे और जब उनकी नजर अमानत पर गई तब वो उसे देखते रह गए। इधर अमानत स्माइल के साथ अंदर आए और बोली, हेलो राजीव अंकल, कैसे हैं आप? राजीव को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तो वही अमानत उनसे मिलने के बाद अब प्रणय की तरफ मुड़ी। प्रणय अभी भी बिल्कुल खामोश थे, जैसे उन्हें अपनी बेटी को इतने वक्त बाद देखकर एक सदमा लगा हो, क्योंकि 2 सालों से सभी को पता चल चुका था कि अमानत मर चुकी है, लेकिन अब अमानत इस तरह से जिंदा होकर सामने आई थी। प्रणय की आंखों में ना चाहते हुए आंसू आ गए। वो लगभग दौड़ते हुए सीधे अमानत के पास गए। अमानत अभी अपने मुंह से एक शब्द कह पाती उससे पहले ही प्रणय ने उसे अपने सीने से लगा दिया और अमानत भी उसके सीने से लगकर बिल्कुल चुप हो गई। प्रणय की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने जल्दबाजी के साथ कहा, बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ मेरे सामने हो, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं पिछले 1 महीने से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जब से मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो तब से मैं तुम्हें हर रोज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली, लेकिन आज तुम मेरे सामने आ गई। अमानत ने जैसे ही ये सुना कि प्रणय को पता था कि वो जिंदा है, वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। नेक्स्ट चैप्टर में पीहू बेबी मिल जाएगी अपने डैडी से। तब तक के लिए रिव्यू कर देना सभी। एपिसोड 4, एक सरप्राइज। अब आगे। प्रणय को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त वो अपने सामने अपनी उस बेटी को देख रहा था जिसे उसने 2 साल पहले ही मरा समझ लिया था, लेकिन उसे जब इसके बारे में पता था कि अमानत जिंदा थी तब उसने उसे चारों तरफ लॉस एंजलिस में ढूंढने की कोशिश की थी, पर अमानत का कहीं कोई अता पता नहीं था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसने एक बार फिर से हार मान ली थी।
उसने सोच लिया था कि शायद उसकी किस्मत में उसकी बेटी है ही नहीं, लेकिन अब अमानत को अपने सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू बहन निकले। उसने तुरंत अमानत को अपने सीने से लगा लिया और बहुत ही प्यार से बोले, बेटा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए। तुम्हें नहीं पता लेकिन तुमने एक बाप के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है, मैं बता नहीं सकता इस वक्त मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। अमानत को पता था कि इस वक्त प्रणय बहुत ज्यादा इमोशनल थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी इमोशनल थी। उसे पता था कि प्रणय उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और सिर्फ विराज की वजह से ही उन्होंने उसके साथ वो सब कुछ किया था, इसलिए वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। वो इस तरह से प्रणय के सीने से लगी रही। लेकिन तभी वो प्रणय से अलग हुई और बोली, डैड कैसे हैं आप? इसके जवाब में प्रणय ने कहा, मेरा हाल मत पूछो क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं जिंदा लाश बन गया था, लेकिन अब तुम आ गई हो ना तो अब मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। ये सुनकर अमानत ने प्यार से उनके आंसुओं को साफ किया और बोली, मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दिया है, लेकिन इसके लिए आई एम सॉरी। पर तभी प्रणय ना समझी में कहा, लेकिन बेटा मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई, तुम जब जिंदा थी तो तुमने हमसे इसके बारे में बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? तुम हम सबसे दूर लॉस एंजल्स में क्यों रहने लगी थी? ये सुनते अमानत ने अपना चेहरा नीचे झुकाया और बोली, एक्चुअली ये बहुत लंबी कहानी है। अभी के लिए मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, लेकिन अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं वापस आ गई हूं और मुझे अब आपकी हेल्प की जरूरत है। मदद की बात सुनकर प्रणय ने ना समझी में कहा, किस चीज की मदद चाहिए तुम्हें? और तुम कब आए इंडिया? और तुम कहाँ रह रही हो इस वक्त? क्या तुम सीधे यहाँ पर आए हो? ये सुनकर अमानत ने अपना सर ना में हिला दिया और बोली, नहीं मैं अपनी दोस्त राव्या के पास हूँ। ये सुनते ही प्रणय ने गुस्से के साथ कहा, क्या ये तुम क्या कह रही हो? जब तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का घर है, तुम्हारा बाप है और तुम्हारी फैमिली है, तो तुम अपने दोस्त के घर पर क्या कर रही हो? उनकी ये बात सुनकर अमानत ने कहा, एक्चुअली उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने आपसे भी नहीं बताया था कि मैं इंडिया आ रही हूँ, इसलिए मैं राव्या के घर चली गई। पर आज सुबह ही मैंने सोच लिया था कि मैं आपसे जरूर मिलेगी, इसलिए मैं अब चली आए आपसे मिलने के लिए। उसकी ये बात सुनकर प्रणय ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट मेरे पास आना चाहिए था, भले ही तुमने मुझे बताया हो या ना बताए हो। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारा हक है इस घर पर, इस जमीन जायदाद पर, तुम इस तरह से मुझसे दूर नहीं रह सकती। मैं अभी के अभी राव्या के पास फोन करता हूँ और तुम्हारे लगेज को यहाँ मंगवाता हूँ। ये सुनते ही अमानत ने तुरंत कहा, नहीं नहीं डैड अभी नहीं, अभी आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके जवाब में गुस्से के साथ प्रणय ने कहा, लेकिन क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ये सुनकर अमानत ने कहा, क्योंकि मुझे राव्या से भी बात करना होगा और मैं ऐसे अचानक से उसका घर छोड़कर यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द यहाँ वापस आऊंगी और आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। सरप्राइज का नाम सुनकर प्रणय ने कहा, तुम मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं हो, इसलिए तुम आ गई तो मेरे लिए वही काफी है, अब मुझे किसी सरप्राइज की जरूरत नहीं। ये सुनकर अमानत ने मुस्कुराकर कहा, आई नो, लेकिन अगर उस सरप्राइज को मैंने आपको दिखाया तो आप जरूर उसे बहुत पसंद करेंगे और शायद उसे खुद से कभी दूरी न करें। ये सुनकर प्रणय ने अब ना समझी में कहा, तुम किस सरप्राइज की बात कर रही हो बेटा? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। इसके जवाब में अमानत ने मुस्कुराकर कहा, इसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगी और सिर्फ बताऊंगी नहीं, बल्कि आपको उससे मिलवाऊंगी भी। आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे, पर अभी के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प की बात सुनकर प्रणय ने ना समझी कहा, तुम किस चीज की हेल्प चाहती हो मुझसे? इसके जवाब में अमानत ने कुछ सोचकर कहा, एक्चुअली मुझे कुछ सिक्योरिटी की जरूरत है। सिक्योरिटी का नाम सुनकर प्रणय और भी ज्यादा हैरान हो गए और हैरानी से बोली, बेटा आखिर तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे कुछ तो बताओ। जब तक तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी नहीं, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें सिक्योरिटी क्यों चाहिए और तुम क्या करने वाली हो? ये सब कुछ सुनकर अमानत ने कहा, फिलहाल के लिए मैं आपसे भी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ सिक्योरिटी की जरूरत है और आप मुझे वो दे दीजिए। ये सुनकर प्रणय ने कहा, ठीक है, तुम्हें जितने सिक्योरिटी चाहिए मैं उतने सिक्योरिटी तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि कल तुम इस घर में रहने के लिए आओगी। ये सुनकर अमानत ने मुस्कुराकर कहा, ऑल राइट डैड, जैसा आप चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ये कहकर फिर वो वहां से जाने लगी। लेकिन तभी प्रणय ने कहा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं।
ये सुनकर अमानत ने कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, आप अपना काम कीजिए, वैसे भी कल मैं आपके पास ही आने वाली हूँ। ये सुनकर प्रणय ने कहा, बेटा मुझे तुम कुछ बदली हुई लग रही हो। ये सुनकर अमानत के कदम रुक गए और वो कुछ सोचकर बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा डैड, मैं बदल तो गई हूँ और ये बदलाव मुझे पसंद है। ये कहकर वो वहां से सीधे बाहर की तरफ निकल गई। तो वही प्रणव उसे जाते देख खुद से बोले, नहीं बेटा तुम बहुत अलग तरह से बदल गई हो जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं पता तुम ऐसे क्यों हो गई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लूंगा। ये सब सोचते हुए तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने तुरंत अपना फोन निकालते हुए कहा, मैंने अभिराज से तो इसके बारे में बताया नहीं। अभिराज को भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी बहन वापस आ गई है, जिसे वो पिछले 1 महीने से पागलों की तरह ढूंढ रहा है। ये कहते हुए प्रणय मुस्कुराया और तुरंत अभिराज के पास कॉल डायल कर दिया। इधर दूसरी तरफ मल्होत्रा इंडस्ट्री में सीईओ केबिन में इस वक्त अभिराज लैपटॉप में लगातार काम कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। तभी असिस्टेंट अंदर की तरफ आया और अपना थूक गटकते हुए बोला, बॉस मिस तियरा अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ ट्रिप पर गई हुई है और सुनने में आया है कि उन्होंने अपना एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया है। अचानक से अभिराज के चलते हाथ रुक गए। उसने गुस्से के साथ दांत पीसकर बोला, तो उस लड़की ने अपना बॉयफ्रेंड भी बना लिया। इसके जवाब में असिस्टेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, जी बॉस, हमें कुछ वक्त पहले इसके बारे में खबर मिली है। अभिराज गुस्से के साथ असिस्टेंट को देखकर बोला, क्या तुम्हें पता है कि वो कब वापस आएगी? ये सुनकर असिस्टेंट ने अपना सर हिलाते हुए कहा, जी आज शाम को ही उनकी कॉलेज की बस आने वाली है। इसके जवाब में अभिराज के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने असिस्टेंट को देखकर कहा, तुमको अब पता है कि तुम्हें आगे क्या करना है? ये सुनते ही असिस्टेंट की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, क्या? ये आप क्या कह रहे बॉस? क्या वाकई हम ऐसा कर सकते हैं? इसके जवाब में अभिराज ने कहा, मुझे ये करना है और तुम ही इसे करोगे, जितना कहा जाकर करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर असिस्टेंट ने अपना सर हिला दिया और वो वहां से जाते हुए बोला, बॉस एक बार और उसके बारे में सोच लीजिए, क्योंकि अगर इसके बारे में धनरजगीर खानदान को पता चला तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभिराज ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे उसे धनराजगीर खानदान से फर्क नहीं पड़ता, मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। ये सुनकर फिर असिस्टेंट ने कुछ नहीं कहा, वहां से बाहर चला गया। इधर अभिराज अभी भी उसी तरह खामोशी के साथ बैठा था, लेकिन तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा तो प्रणय का कॉल था। उसके कॉल को उसने पिक करते हुए बिना किसी भाव के साथ कहा, व्हाट हैपेंड डैड? उधर से प्रणय बहुत ही खुशी के साथ कहा, तुम्हारी बहन मिल चुकी है। ये सुनकर अभिराज ने कहा, ये बात तो मुझे 1 महीने पहले ही पता है, इसमें नया क्या है? इनफैक्ट मैं तो उसे अभी भी ढूंढ रहा हूं। लेकिन इसके जवाब में दूसरे ही पल प्रणय बेहद खुशी के साथ कहा, बेटा वो मिल गई है, इसका मतलब ये है कि वो इंडिया में है और वो आज घर आई थी मुझसे मिलने के लिए। मैंने उसे अपनी आंखों से जिंदा सामने देखा और वो कल से घर पर भी रहने के लिए आ रही है। जैसे ही अभिराज ने ये सुना उसके चेहरे के रंग उड़ गए और वो दूसरी पल अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, व्हाट, ये क्या कह रहे हैं आप? कहीं आपको दौरे तो नहीं पड़ रहे हैं डैड? क्योंकि जब से अमानत गई है तब से आप बहुत बहकी बहकी बातें करते हैं। ये सुनते ही प्रणय ने गुस्से के साथ कहा, मुझे पता है कि मैं उसके जाने के बाद बिल्कुल पागल बन गया था, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो मुझसे मिलने के लिए आई थी और कल जब वो यहाँ रहने के लिए आएगी तब तुम खुद ही उसे देख लेना, तब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मुझे पता है अभी तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। ये कहकर गुस्से के साथ उसने कॉल कट कर दिया। तो वही ये सारी बातें सुनकर अभिराज के भाव पूरी तरह से काले पड़ चुके थे। उसने फोन को कसकर पकड़ा और बोला, क्या वाकई अमानत वापस आ गई है? अगर ये सच है तो फिर? कहते कहते वो रुक गया, क्योंकि अब उसके एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो गए। इधर दूसरी तरफ अमानत कुछ ही देर में अपार्टमेंट पहुंची। वो जब वहां अंदर गई तो उसे पीहू के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके रोने की आवाज सुनते अमानत डर गई। वो जल्दी से अंदर गई तो इस वक्त सोफे पर पीहू बैठी अपने नन्हे नन्हे हाथों को अपने आंखों पर रखकर जोर जोर से रो रही थी। उसे तरह रोते देख अमानत ने कहा, पीहू बेटा आप रो क्यों रही हो? तभी किचन से राव्या अपने हाथ में दूध की बोतल लेकर आते हुए बोली, थैंक गॉड अमानत तुम आ गई, मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझे पीहू के रोने से बहुत डर लगता है,
इससे पहले मैंने कभी छोटे बच्चों को नहीं संभाला, इसलिए जब छोटे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं तो मैं डर जाती हूँ। और पीहू तो अभी 1 ही साल की है। वो तो ठीक से ना तो बोलना जानती है, ना ही ठीक से चलना जानती है, और वो गोद में भी नहीं रह रही थी। मैं तो बस तुम्हारे पास कॉल करने ही वाली थी, लेकिन तुम आ गई। अब जल्दी से पीहू को संभालो। ये कहकर उसने जल्दबाजी के साथ पीहू को उठाया और अमानत की गोद में दे दिया। तो वही अमानत ने तुरंत पीहू को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से बोली, बेबी व्हाट हैपेंड, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? सके जवाब में पीहू ने जोर जोर से सिसक कर कहा, मम्मा डैडी डैडी। उसके मुंह से जोर जोर से डैडी शब्द सुनते ही अमानत और राव्या दोनों ही शॉक्ड हो गए। एपिसोड 5 में टॉर्चर नहीं सह पाऊंगी। अब आगे। पीहू ने जब जिद करते हुए डैडी शब्द कहा तो ये सारी बातें सुनकर राव्या और अमानत दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी राव्या ने गुस्से के साथ कहा, अमानत मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो अपने डैडी के बिना नहीं रह पाएगी। तुम्हारी जिद की वजह से उसे बुखार आया और अब देखो वो फिर से अपने डैडी के पास जाने की जिद कर रही है। अब तुम क्या करोगी? अमानत ने अब मन ही मन सोचा, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि पीहू की ऐसी हालत हो जाएगी विध्वंस के बिना, जबकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि इन 1 महीना में वो इतनी छोटी थी कि वो विध्वंस की सारी यादों को भुला देगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उसकी 1 साल की छोटी सी बच्ची अपने बाप के बिना इस तरह से तड़पेगी। लेकिन इस वक्त अमानत मजबूर थी। वो चाहकर भी विध्वंस के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पास जाने से विध्वंस उसे कैद कर लेता था। ना तो वो उसे कहीं बाहर जाने देता था और ना ही किसी से बात करने देता था। ऐसी जिंदगी वो बिल्कुल भी नहीं जी सकती थी। ये सारी बातें सोचकर अब अमानत ने गुस्से के साथ पीहू से कहा, पीहू अगर आप अपने डैडी की जिद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आपके मम्मा पनिश करेगी। पीहू ने जब पनिशमेंट शब्द सुना तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर आ गया। उसने डरते हुए अपना छोटा सा सर जोर जोर से ना मिलाया। ये देखकर गुस्से के साथ अमानत ने कहा, राव्या इसे मेरे सामने से लेकर जाओ, मुझे अभी इससे कोई बात नहीं करनी। ये अपनी मम्मा की मजबूरी नहीं समझती तो फिर ये आगे चलकर क्या मेरा साथ देगी? ये सुनकर राव्या ने कहा, अमानत देखो सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। वो अभी बहुत छोटी है, उसे अपने डैडी की जरूरत है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। तुम्हें इस तरफ से नाराज नहीं होना चाहिए। अगर तुम नाराज हो जाएगी तो उसे कौन संभालेगा? ये सुनकर अब अमानत खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, उसकी आंखों से आंसू निकला और उसने रोते हुए कहा, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कहां से लाकर दूं इसके डैडी को? अगर ये इसी तरह कुछ खाएगी पाएगी नहीं तो बीमार हो जाएगी। क्या इसे नहीं पता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है? अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उसे इस तरह हेल्पलेस होते देख राव्या ने उससे हक कर लिया और उसे शांत करते हुए बोली, पहले तुम शांत हो जाओ। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करती हूँ, मैं इसका मन बहलाती हूँ। इधर पीहू अभी भी उसी तरह डैडी की जिद लगाकर रोए जा रही थी। उसे सिर्फ और सिर्फ उसके डैडी चाहिए था। उसके अलावा और कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहती थी और अमानत इस वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। तभी राव्या ने पीहू को अपनी गोद में उठाया और बोली, पीहू बेबी आपको पता है मैं आपके लिए एक डॉल लेकर आई थी और वो डॉल बोलती भी है, वो आपसे बातें भी करेगी, आप चलो मैं उसे आपको देती हूँ। ये कहकर वो उसे किसी तरह बहला फुसला कर अपने कमरे में लेकर चली गई। इधर उसके जाने के बाद अमानत ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और गुस्से से बोली, अमानत क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह से अपनी बेटी पर क्यों नाराज हो रही हो? उसकी क्या गलती है सब में? वो भी इतनी छोटी है कि वो कुछ समझ भी नहीं सकती, लेकिन इसमें मैं क्या करूं? मैं बहुत ज्यादा फर्स्ट डेट हो चुकी हूं, क्या क्या सोचा था और क्या हो गया? अभी वो ये सब सोचकर परेशान थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। इस वक्त अपने फोन को रिंग होते देख अमानत को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपना फोन उठाया तो फोन पर जैसे उसने अननोन नंबर देखा वो एक पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि जब भी उसके पास अननोन नंबर से कॉल आता था तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती थी। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कॉल पिक किया तो उधर से एक भारी आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे इस तरह से भागेगी और चुप कर कहीं बैठ जाओगी तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? विध्वंस की आवाज सुनते ही अचानक से अमानत हैरान रह गई। उसने तुरंत उस नंबर को देखा और वो बिना आगे कोई भी बात सुन जल्दी से उससे फोन को कट कर दी और अपने फोन को खुद से दूर फेंकते हुए बोली, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या फिर सच में मैं अभी भी कॉल पर विध्वंस की आवाज सुनी?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैंने तो नई सिम ले ली थी और अपना पुराना फोन भी फेंक दिया था, तो फिर मिस्टर विध्वंस के पास मेरा नया नंबर कहाँ से आया? आखिर मिस्टर विध्वंस कैसे मुझे हर बार ढूंढ लेते हैं? इस बार मैं उनकी कैद में नहीं जा सकती। अमानत को सबसे बड़ा डर विध्वंस का ही था, क्योंकि 1 महीना में विध्वंस ने उसे वहां पर जेल में कैद कर दिया था। वो जेल जहां उसे सिर्फ खाने पीने के लिए मिलता था, बस इसके अलावा वो ना तो बाहर की दुनिया देख पाती थी, यहाँ तक कि वो कभी ना तो सनराइज देख पाती थी और ना ही सनसेट देख पाती थी। इन सब से वो बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो उसके हाथ से भागी थी। लेकिन वापस से विध्वंस की आवाज सुनकर अमानत के दिमाग में फिर से उसका अतीत आ गया। उसने घबराते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे यहां से भी भाग जाना चाहिए? लेकिन अब मैं भाग कर कहां जाऊंगी? तभी उसके दिमाग में उसके डैडी का ख्याल आया और उसने तुरंत कहा, मैं तो भूल ही गई थी, मैंने डैडी से गार्ड के लिए कहा था और शायद मुझे अब गार्ड भी मिल जाएंगे। हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास गार्ड से मिस्टर विध्वंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वहां उन्होंने इसलिए मुझे कैद कर रखा था क्योंकि वहां मेरे डैडी नहीं थे, यहाँ मेरे डैडी है और अभिराज भी तो है, वो भी तो मुझे कितना सपोर्ट करता है। वो अलग बात है कि मैं उसे अपना भाई नहीं मानती, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो भी मुझे सपोर्ट करेगा। ये सब कुछ सोचकर अब अमानत के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं भी ना बेवजह ही परेशान हो जाती हूँ, मिस्टर विध्वंस से मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये सब सोचते हुए वो फिर कमरे में आई। उसने देखा कि राव्या ने पीहू को सुला दिया था, जिसे देखकर उसने फिर राव्या से कहा, थैंक यू सो मच राव्या, तुमने फाइनली पीहू को सुला दिया। इसके जवाब में राव्या ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे भी आप शादी करके बच्चे कर लेना चाहिए? क्योंकि जब मैं पीहू जैसी इतनी जिद्दी बच्ची को इतने अच्छे से हैंडल कर सकती हूं, तो मैं अपने बच्चों को कितने प्यार से हैंडल करूंगी ना। उसकी ऐसी बात सुनकर अमानत उसे घूरने लगी और बोली, देखो मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तुम्हें ना तो शादी करनी चाहिए और ना ही बच्चे पैदा करने चाहिए। हालांकि मुझे मेरी बेटी से बहुत प्यार है और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही थी। ये सुनकर राव्या ने मुंह बनाकर कहा, दुनिया में सिर्फ एक इंसान से प्यार किया था मैंने, जो कि अभिराज था, तुम्हारा भाई, लेकिन देखो ना, उसे भी किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया और अब तुम्हें लगता है सारी जिंदगी सिंगल ही रहूंगी और सिंगल ही मरूंगी, क्योंकि उसके अलावा मैं अब किसी से प्यार नहीं कर सकती। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी ये बात सुनकर अब अमानत ने उसे समझाते हुए कहा, यू नो वॉट, जिंदगी में जो होता है, कभी कभी हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अक्सर अच्छे के लिए होता है। अब अगर तुम्हें अभिराज नहीं मिला तो जरूर भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा और शायद तुम्हें अभिराज से भी कोई अच्छा लड़का मिले जो तुम्हें तुम्हें सपोर्ट करे, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और भगवान अच्छे के साथ अच्छा ही करता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर राव्या ने उदासी के साथ कहा, लेकिन मुझे तो सिर्फ अभिराज ही चाहिए था, तुम्हें क्या लगता है, क्या अभिराज एक अच्छा इंसान नहीं है जो भगवान ने मुझे अभिराज को नहीं दिया? ये सुनकर अमानत ने कहा, तुम्हें तो पता है कि वो मेरा सौतेला भाई है, लेकिन सच कहूं तो सौतेला भाई होने के बावजूद भी उसने मुझे सगी बहन की तरह प्यार दिया था। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा सोचा हो। ये सुनकर फिर राव्या ने कहा, ओके ऑल राइट, मैं समझ गई। अब तुम भी सो जाओ, कल तुम्हें अपने घर में शिफ्ट होना है, अब मैं भी जा रही हूँ सोने। ये सुनकर अमानत ने अपना सर हिलाया दिया, जिसके बाद वो बेड पर आए और उसने पीहू को अपनी बाहों में भर लिया। पीहू ने अपना छोटा सा सर क्यूटली अपनी मम्मा के सीने में घुसा लिया। ये देखकर अमानत के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने भी उसके सर पर किस करते हुए कहा, मम्मा को माफ कर दो, आई नो मम्मा ने आपके साथ आज रूड बिहेव किया, लेकिन अपने मम्मा को थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया था। बट आई प्रॉमिस अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, और वैसे भी कल आप अपने नानू के घर जा रहे हो, जब आप नानू से मिलोगे तो जरूर अपने डैडी को भूल जाओगे और वहां आपके मामा जी भी होंगे, वो भी आपसे बहुत प्यार करेंगे। ये सब सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गाइस, कल पहले अमानत और विध्वंस मिलेंगे एंड देन लिटिल बॉम्ब मिलेगी अपने बिग बॉम्ब से। स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी